नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर के आते हैं और आज भी इसी क्रम में हम जो आ गए हैं एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है फूलों की व्यावसायिक खेती और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट, जिनका नाम है अमृत कुमार सिंह, शोध छात्र, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लखनऊ। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो पारंपरिक खेतियां तो करते ही हैं, लेकिन यदि वो फूलों की व्यावसायिक खेती करना चाहें तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, पहली बात तो नमस्कार हमारे किसान भाइयों बहनों को। और यदि हम बात करें व्यावसायिक खेती के बारे में फूलों के, तो अभी तक हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती करते चले आ रहे हैं और उसी क्रम में अगर हम बात करें फूल उत्पादन की खेती की, तो अगर यदि हमारे किसान भाई उसके साथ फूल उत्पादन खेती करते हैं तो ये बड़ा अच्छा सौदा है और बड़ा अच्छा खेती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा देता है। यदि हमारे किसान भाई फूलों की खेती कर रहे हैं तो ये एक नकदी फसल के रूप में देखी जाती है। इसी के तोड़ाई के बाद तुरंत हमारे किसान भाई इसको बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हम पूरी तरह कह सकते हैं कि फूलों की खेती एक फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए और इसकी खेती करके अपने किसान आय जो है दोगुनी कर सकता है। जी, साथ के साथ ये भी बताएं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती करना चाहते हैं वो इसका बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी, हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि यदि वो किसी भी फसल की खेती करना चाहते हैं, चाहे फूल उत्पादन हो, चाहे फल उत्पादन हो या सब्जी उत्पादन, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उसमें पहला जो पड़ाव होता है वो बीज क्रय करने का होता है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो बीज का चुनाव उसी स्थान से करें जो मान्यता प्राप्त हो, जैसे IARI नई दिल्ली या फिर NBRI लखनऊ या फिर अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर ऐसे बीज का चुनाव करें जो रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हो। और बीज लगाने से पूर्व वो बीज का शोधन कर लें। हमारे किसान भाई बीज का शोधन कार्बेंडाजिम या थीरम से कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से वो बीज शोधित करके अगर वो लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उनका उत्पादन होगा और उत्पादन उसके मूल्यांकन पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर, ये भी बताएं कि जैसे जो भी फूलों की नर्सरी बनाई जाती है उनमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? प्रबंधन की बात अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन को प्रबंधन करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा क्योंकि अगर हम फूल उत्पादन की खेती कर रहे हैं तो उसमें पहला जो पड़ाव आता है वो आता है नर्सरी मैनेजमेंट का, नर्सरी लगाने का। तो हमारे किसान भाई नर्सरी जो लगा रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखें कि वो छाया वाले स्थान पर हो, क्योंकि यदि हमारे किसान भाई छाया वाले स्थान का चुनाव करते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा है, जो जल लगने की मात्रा है वो कम लगेगी और उसमें नमी हमेशा बनी रहेगी और यदि हमारे किसान भाई उसकी जो नर्सरी की लंबाई है वो अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं और उसकी चौड़ाई जो है वो 1 से 1.5 मीटर रखें, क्योंकि यदि वो 1 से 1.5 मीटर रखते हैं तो उसमें जो सस्य क्रियाएं हैं करने में, जैसे खरपतवार नियंत्रण हुआ या फिर किसी चीज़ को अप्लाई करना हुआ, वो करने में काफ़ी आसानी होगी। और 10 kg प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें अच्छी से खाद मिला दें और उसके बाद ये नर्सरी तैयार करें। और सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को समस्याएं आती हैं वर्षा ऋतु के समय में। वर्षा ऋतु के समय में हमारे किसान भाइयों को आर्द्र विगलन की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इस कड़ी में यदि वो सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा वो अपना नर्सरी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे यदि वो पॉली बैग में अपना नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक का खाके नुमा संरचना होता है, तो यदि उसमें वो तैयार कर रहे हैं नर्सरी जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बना के उसमें डाल दिया जाता है और बीज के आकार से लगभग उनके आकार से 1 से 1.5 गुना अंदर बीज को लगाते हैं, जो कि वो मार्केट पर्पज के लिए भी अपना यूज कर सकते हैं। जैसे उनको डायरेक्ट नर्सरी से पौधे बेचने हुए फूलों के या फिर अपने भी लगाने हुए, तो इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सर, ये भी बताएं कि जो किसान भाई हैं फूलों की खेती कर रहे हैं वो खेत किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि फूलों की खेती है कुछ अलग तरह से उन्हें अपने खेतों पर ध्यान देना चाहिए, तो किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, यदि हमारे किसान भाई खेत की तैयारी की बात करें तो जिस समय वो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं उसी समय वो खेत की तैयारी भी शुरू कर दें। खेत की तैयारी के लिए हमारे किसान भाई 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर दें खेतों की। उसके बाद उसमें पाटा चला जिससे जो मिट्टी है वो हवादार और भुरभुरी हो जाए और उसके बाद में 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छे से मिला दे
और कीट पतंगों से बचाव के लिए हमारे किसान भाई उसमें नीम की खली 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अच्छे से मिला दे, जिससे कीट पतंगे इत्यादि जो है वो नहीं लगेंगे। सर, फूलों की खेती के लिए मिट्टी कैसी अच्छी होती है, कौन सी सर्वोत्तम मानी जाती है? जी, यदि हमारे किसान भाई फूल की खेती कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी का सबसे अहम रोल होता है। जब भी हमारे किसान भाई इसकी खेती करें तो ऐसे मिट्टी का चुनाव करें जो कि जल निकास जिसमें अच्छा हो और उसका जो पीएच मान है वो लगभग 5.5 से 6.5 के मध्य हो और उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो काफी हद तक अच्छा हो। तो इस प्रकार की अगर हम मिट्टी का हमारे किसान भाई चुनाव करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और सर ये भी बताएं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन है वो रासायनिक उर्वरक पर काम करें या फिर कि वो जैव उर्वरक ही खेती पर डालें, जैसे फूलों की खेती करने के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, यदि हमारे किसान भाई बहन अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि रासायनिक उर्वरक की जगह यदि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सही रहेगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे न केवल मृदा दूषित हो रही है बल्कि उससे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं जैसे फल उत्पादन या कुछ भी उत्पादित हो रहा है तो कहीं न कहीं मानव जीवन पे भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यदि हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक की जगह जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ये काफी फायदेमंद है। जैव उर्वरक में हमारे किसान भाई एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, पीएसबी, केएसबी किसी भी चीज का जैव उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल उनके मृदा का स्वास्थ्य सुधरेगा, अच्छा होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि उससे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं जैसे उनका फूल है उनमें जो शाइनिंग है, उनका जो फ्रेग्रेंस है, उनका जो महक है वो काफी हद तक बढ़ेगा और उत्पादकता में इसकी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक की जगह यदि हमारे किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा खेती होगा। जी सर, ये भी बताएं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती कर रहे हैं इनमें ऐसा क्या है कि जो खास चीजें उन पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो भी फसल है वो समय से पहले खराब ना हो जाए, चाहे तुड़ाई की बात कर ली जाए चाहे गुड़ाई की बात कर ली जाए, ऐसे कौन कौन से प्रबंधन है जिन्हें समय समय पर उन्हें करना चाहिए? जी बिल्कुल, यदि हमारे किसान भाई बहन इसकी खेती कर रहे हैं तो बहुत खास बात है इसमें कि जैसे कि फूलों की तुड़ाई का समय हुआ या उनके निर्यात का समय हुआ और उनमें खरपतवार नियंत्रण हुआ, तो अगर वो समय समय पर वो कर रहे हैं इसकी जानकारी वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं या फिर नजदीकी विश्वविद्यालय से ले सकते हैं या फिर एक्सपर्ट जो यहाँ पर आते हैं उसके जैसे हम लोग हैं इसके माध्यम से ले सकते हैं। तो यदि वो इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे फूलों की तुड़ाई की अगर हम बात करें तो वो प्रातः काल का ही समय चुने, क्योंकि प्रातः काल के समय ओस की बूंदें फूलों पड़ी रहती हैं जिससे फूलों में नमी बनी रहती है और फूलों में नमी बनने के कारण उसमें भंडारण क्षमता उसकी काफी हद तक बढ़ जाती है और जैसे दूर दराज के मार्केट में उसे निर्यात करना हुआ या फिर एक्सपोर्ट दूर दराज के देशों में भी करना रहा तो उसमें काफी आसानी होती है। और भरसक वो कोशिश ये करे कि फूल जो है अधखिली अवस्था में ही तोड़े। अधखिली अवस्था में तोड़ने से उन्हें प्रॉफिट ये होता है कि मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होती है, मार्केट में उनको अच्छा मुनाफा मिलता है और इस तरह के अगर वो उनको नजदीकी बाजार में बेचना है तो वो पूरा फूल खिलने के बाद भी तोड़ेंगे तभी उनको मुनाफा अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इस सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर हम खेत की तैयारी फूल की तोड़ाई करते हैं और इसका प्रबंध करते हैं तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी कड़ी में यदि खेत की बात करें तो खेत में की तैयारी के समय ही हमारे किसान भाई यदि खेत तैयार कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट लें या छोटी छोटी नालियों में बांट लें, जिससे उन्हें सस्य क्रिया करने में जैसे खरपतवार नियंत्रण हुआ या फिर कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई करना हुआ, एनपीके अप्लाई करना हुआ तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसी कड़ी में यदि हम खाद की बात करें तो हमारे किसान भाई जब भी खाद का चुनाव करें तो पहले वो अपने खेत के मृदा का परीक्षण करा लें अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या मृदा परीक्षण केंद्र से। उसके बाद ही वो उसमें निर्धारण करें कि किस हिसाब से उनको जो प्राथमिक फर्टिलाइजर वो डालना पड़े, एनपीके उस तरीके से वो अगर डाल रहे हैं, परीक्षण कर डाल रहे हैं तो वो निर्धारण कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम खाद का डाल रहे हैं और कितना मात्रा में यूज करना है, जिससे उनके उत्पादन पे और उनकी मृदा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी सर, ये भी बताएं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी हमारे किसान भाई बहन उत्तर प्रदेश में हैं तो उन्हें ऐसे कौन कौन से फूलों की खेती करनी चाहिए जो उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके? जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो लगभग फूलों की बहुत अच्छी खेती की जाती है। तो इसी कड़ी में यदि हमारे किसान में वर्षा ऋतु की बात करें तो उसमें गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, ग्लेडियोलस हुआ,
तो इस कड़ी में अगर उसकी खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदा का सौदा है। यदि हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो उसमें गुलाब हुआ और कार्नेशन हुआ और इस तरह के अगर इत्यादि खेती करते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। और यदि हम गर्मियों की बात करें तो उसमें गुलदाउदी हुआ, रजनीगंधा हुआ या पारिजात हुआ ठंडियों के मौसम के लिए। तो यदि इस तरीके की अगर हम खेती कर रहे हैं, इन सब की खेती समय अनुसार कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है। और इसी कड़ी में हम अगर बात करें संरक्षित खेती के बारे में, तो संरक्षित खेती एक ऐसा माध्यम है जो कि किसान बेमौसम फूलों का उत्पादन भी कर सकता है। जैसे पॉली हाउस हुआ, नेट हाउस हुआ, मिस्ट चैम्बर हुआ। यदि इसका प्रयोग करके संरक्षित खेती करके हमारे किसान भाई अगर फूल उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें उन्हें 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। मार्केट वैल्यू 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। इसमें क्या करते हैं हमारे किसान भाई कि इसमें जिनके पास कम भूमि जिनके पास है वो भी इस सुविधा से अपने आय को 2 गुना या 4 गुना कर सकते हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार है वो इसमें फूलों की खेती से ऐसे कौन कौन से रोजगार हैं जो उपलब्ध हो रहे हैं, या ये बात कर ली जाए कि किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है? जी बिल्कुल, सरकार हमारी समय समय पे हर एक फसल के लिए अलग अलग योगदान लाती है। उसी कड़ी में हमारी सरकार फूलोत्पादन की अगर बात करें तो समय समय पर क्रांतिकारी कदम उठाती रहती है। जी। तो इसी क्रम में जैसे फ्लोरिकल्चर मिशन हुआ, फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर हुआ। तो फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर जिस तरीके से हमारे अवध प्रदेश में चल रहा है, जिसमें बनारस, अयोध्या और लखनऊ को मद्देनजर रखते हुए बलिया से लेकर लखनऊ के गाजीपुर बॉर्डर तक एक फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो अगल बगल के जिले हैं उसमें किसान फूलों की खेती करे, इसके लिए प्रोत्साहन के जो भी भरसक कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा, वो ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इसमें CSIR ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत 22 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें किसानों को अलग अलग तरीके से फूलों खेती पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसका लाभ उठाकर किसान अच्छे से खेती कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके लाभ की, तो लगभग प्रदेश में 300 से ज्यादा किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। और रोजगार की अगर हम बात करें तो यदि हमारे किसान भाई इसका बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है समय समय पर। और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने पर आप ये कह सकते हो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार को ही बढ़ावा मिल रहा है। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम सभी के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, यदि आज आपने हमारे सर की बातों को, हमारे आज के गेस्ट की बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है सहकारिता, जिसने देश भर में करोड़ों किसानों के जीवन को संवारा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और